ड्रोन और उसके साथियों को भगाया था। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर यहाँ पहुंचेंगे और इस शहीद को अगर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होगी कि आज इंदौर की शान, इंदौर की पहचान और इंदौर को इंटरनेशनल लेवल पर जब ये अटैक हुआ था तो लंदन इलस्ट्रेट एक पेपर छपता था लंदन के अंदर, वहां लिखा गया था इंदौर के बारे में कि इंदौर क्या है और क्यों ये क्रांति वहां हुई है, क्या वजह रही इस क्रांति की और क्या गलतियां थी, अंग्रेजों ने उसको कबूल किया था वहां पर। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं और शहीद सादत खां की उस श्रद्धांजलि, उस जो शहादत हुई है और उनके साथियों को जो शहादत हुई है, आज उसकी जो 1 जुलाई जिस दिन अटैक हुआ था, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 165 साल आज हो चुके हैं उस अटैक को। ये इलाका पूरा ऐसा था कि आज हम बहुत शान से यहाँ ठंडी हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत में हम तो क्या, इंदौर के महाराज भी इस जगह पर कदम नहीं रख सकते थे। हमारे इंदौर शहर में सिर्फ रोड का फर्क था। ये कुछ इलाका आता है मेरे दाहिने हाथ की तरफ जिससे आज हम छावनी कहते हैं। ये छावनी अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। छावनी के पीछे का एक इलाका आता है, आज वहाँ एक अस्पताल दिखता है, हम उसे मिशन अस्पताल कहते हैं। बड़ी शान से उस जगह से हम गुजरते हैं, लेकिन अब आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा शायद आप वहां से निकलेंगे तो आपकी आंखों में आंसू भी होंगे और गर्व भी होगा। जब इस अटैक के बाद 1874 में शहीद सादत खां को इस फांसी के फंदे पर इस झाड़ पे जब चढ़ाया गया था, उसके बीच में जो वक्त वापस अंग्रेज पलटकर जो इंदौर की इस रेसिडेंसी पे, इस काली कोठी पे बैठे थे, तो यहाँ का कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा था कि यहाँ किसी को फांसी नहीं दी गई हो। जिस अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो नसिया के सामने का इलाका है, तोपों से बांधकर इंदौर वासियों को उड़ा दिया गया था। अंग्रेजों ने खून की नदियां बहा दी थी। खान नदी जो बहती थी वो खून से लाल हो चुकी थी। ये हालत थी इस इंदौर की। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम बहुत शान से रेसिडेंसी एरिया में घूमते हैं, टहलने भी आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठंडी हवाएं लेते हैं, कई बार कहते हैं यार ये इलाका इंदौर से बहुत अलग लगता है। लेकिन आप सोचिए कि आपके महाराज, हमारे महाराज, उस तक को अगर परमिशन नहीं मिले कि आप यहाँ फटक नहीं सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ऐसा ही गुस्सा आया था उनके सिपाहियों में, उनके अधिकारियों में। शहीद सादत खां, उनके साथी एक बहुत बड़ी मूवमेंट को चला रहे थे, जिस मूवमेंट का नाम था सिपाही मूवमेंट। सिपाही मूवमेंट सिर्फ इंदौर की मूवमेंट नहीं थी, उनके साथ कानपुर से नाना साहब भी साथ में थे, बहादुर शाह जफर भी साथ में थे। सिपाही मूवमेंट का एक छोटा सा अदना सा एक सिपाही फकीर की बहस में एक मैसेज लेकर आता है, लखनऊ के रास्ते, कानपुर के रास्ते मेरठ होता हुआ जब वो महू पहुंचता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है मुखबरी पे। और जब मुखबरी पे उसे गिरफ्तार किया जाता है, उससे बहुत कोशिश की जाती है कि ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। बहुत प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलता। फिर अंग्रेज अपने लेवल पर जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि एक वर्ड होता था जिसे कहते थे स्टार शेल फॉल डाउन। इसका बहुत बड़ा अर्थ था, ये तो कोड वर्ड था। इसे ये माना जा रहा था कि कोई एक ऐसा दिन, चुनिंदा दिन है जो पूरे हिंदुस्तान में क्रांति का दिन होगा। जितनी भी जगह अंग्रेजी रियासतें, जहां जहां अंग्रेज बैठा था, उस जगह पर एक ही साथ अटैक होने वाला था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। बैरकपुर और बहरामपुर में सबसे पहले ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह चलते चलते 10 मई को मेरठ पहुंचा और बहुत ही नजदीक इंदौर के पास भी नीमच में 1 जुलाई से पहले जून में 23 जून को नीमच के किले पर भी अटैक हो जाता है। तो वो तो विफल हो गया जो प्लानिंग थी, जिस पर काम करना था। लेकिन कर्नल डोरान यहाँ चौकन्ना हो चुका था। उसने भोपाल रेजिमेंट और भील रेजिमेंट से पूरी इस कोठी को कवर कर लिया था और उसे ये डर था कि किसी भी दिन अटैक हो सकता है। लेकिन 30 जून तक बहुत जबरदस्त यहाँ बारिश हो रही थी, उसे लगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। उसके 1-2 दिन पहले ही उसने कुछ लोगों को कम किया था। लेकिन भोपाल रेजिमेंट के जो कर्नल ट्रेवर्स थे वो यहीं मौजूद थे और भील सेना भी यहाँ मौजूद थी।
और उस वक्त 1 जुलाई का जब वक्त आया, उसके एक दिन पहले 300 सिपाही जो कि होलकर सेना के थे, उसे कर्नल डुरान ने कहा कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। खुमान सिंह बख्शी थे, उन्हें बुलाया गया और 300 लोगों को वापस कर दिया। ये वजह ये थी कि वो 300 सिपाही भी इस इरादे में थे कि सादत खां कल सुबह शुरुआत करने वाले, अटैक करेंगे और हम इस रेसिडेंसी चोटी को और अंग्रेजों को नस्त-ए-नाबूद कर देंगे। और ये जब खबर खुमान सिंह तक पहुंची तो उन्होंने फौरन उसे वापस अपने राजबाड़े बुला लिया गया और अपनी अपनी जगहों पर रेजिमेंट में जहाँ थे वहाँ पहुँचा दिया गया। 1 जुलाई सुबह होती है, कुछ लोगों को जो हिफाजत में रखा गया था उन्हीं में से ये टुकड़ी भी थी जिन्होंने यहाँ पर फतेह मंसूर, एक तोप है जो आज रेसिडेंसी के गेट पर रखी हुई है, उस तोप को यहाँ रखा हुआ था। रेसिडेंसी के पीछे का इलाका जिस पे टेलीग्राफिक लाइन हुआ करती थी और कम से कम जो 22-23 स्टेट्स थी जो छोटी छोटी, जिसमें जावरा से लेकर आपका नीमच और देवास के दोनों हिस्से, बड़ा देवास, छोटा देवास, और इस तरह से जिस पर अंग्रेजों की हुकूमत थी वहाँ से टेलीग्राफिक लाइन चलती थी और ये मैसेज 2 जगह मोस्टली रोज पहुंचाया जाता था। एक था मद्रास, दूसरा था बॉम्बे, इसके अलावा कोलकाता भी। ये एक चैन थी और यहाँ पर जो टेलीग्राफिक लाइन थी, इंदौर का महत्व इस वजह से भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक तो ये एबी रोड के सेंटर में था और दूसरा ये एक रीज़न ये था कि टेलीग्राफिक यहाँ से जो सूचनाएं होती थी वो तुरंत पहुँचती थी। बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत मजबूत इलाका था। मेरे दाहिने ओर की तरफ जो हिस्सा देखने से अफीम गोदाम कहा जाता था, यहीं पर बहुत वैल्यूएबल्स, जिसको हम कहते हैं खजाना, उसे रखा जाता था। लेकिन 1 जुलाई 1857 को सादत खां पहुंचते हैं। कर्नल डुरान उस वक्त नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ टेलीग्राफिक लाइन पर मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। वो जाके सीधे कहते हैं कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो इसको, और मेरे महाराजा के साथ जो बदसलूकी करते हो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अचानक से ये बात जब कर्नल डुरान को सुनती है तो उसे घबराहट सी होती है और घबराहट में एक फायर सादत खां के ऊपर कर देता है जो उनके कान के नजदीक से निकल जाता है। सादत खां वहाँ से लौटते हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, इतने में गोली की आवाज़ सुनकर कर्नल ट्रेवर्स पहुँच चुका होता है। सादत खां घोड़े पे बैठ रहे होते हैं। कर्नल ट्रेवर्स उनके घोड़े को लात मारता है, सादत खां नीचे गिरते हैं। वो तलवार उठाता है और उन पर वार करता है जो उनके कान के से कट कर नीचे तलवार छूटती है और सादत खां संभलते हैं और वापस से अपने घोड़े पर बैठते हैं और ललकार लगाते हैं, मारो छोटा साहिब लोगों को, ये महाराज साहिब का हुक्म है। और ये हुक्म करते हुए आते, रहमान खान गांव को गोला, रमजान खान आगे बढ़ो, गाजीबा फोर्स पे आगे बढ़ो, नबूद कर दो इस पूरी रेसिडेंसी को। और उसी वक्त सारे के सारे जोश में आते हैं और कर्नल ट्रेवर्स कहता है फायर करो, क्रांतिकारियों पर फायर करो। लेकिन होता ये कि कर्नल ट्रेवर्स के इस आदेश को कोई नहीं सुनता। कर्नल ट्रेवर्स अचंभे में आ जाता है, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं सुन पा रहे, मेरे आदेश को नहीं मान रहे। फिर कहता है गोली चलो, लेकिन सिर्फ 6 लोग होते हैं। पूरी भोपाल रेजिमेंट जो उसने अपनी हिफाजत के लिए लगाई थी वो उल्टी गोलियां कर देते हैं, वो कर देते हैं रेसिडेंसी की तरफ। सारी तोपें जो इंदौर की तरफ लगा रखी थी उन तोपों का मुंह हो जाता है पूरा रेसिडेंसी की तरफ। घबराहट में कर्नल डुरान को यही सोचता है कि बेटर ये होगा कि हम यहाँ से निकलें। यहाँ से पीछे निकलते हैं कुछ लोगों की हिफाजत में और वो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो यहाँ से इंदौर छोड़ दें। और कुछ रास्ते हैं यहाँ, एक पीछे आज हम कहते हैं पहलवान शाह का मजार जिसे कहते हैं, बरगद का पेड़ था काफ़ी चौड़ा, उसके अंदर वो 8-10 लोग जो रहते हैं पनाह लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ से महू जाया जाए, लेकिन महू की क्रांति तो पहले ही डिसाइडेड थी। तो आवाज़ें वहाँ से भी आने लगी और खबर पहुँचती है कि आप महू मत जाइए, कहीं और निकलना पड़ेगा। फिर आखिरकार ओल्ड सीहोर रोड, जिसे आज हम सेंट्रल फॉल्स वाला जो इलाका कहते हैं, यहाँ से निकलते हुए होशंगाबाद सीहोर पहुँचते हैं और सीहोर से होशंगाबाद पहुँचते हैं। ये इलाका वो इसे उसको अख्तियार करते हैं। 3 दिन तक पूरे इंदौर पर क्रांतिकारियों का कब्जा होता है। इस रेसिडेंसी के ऊपर इंदौर का झंडा फहराया जाता है। सादत खां को सब सलामी देते हैं, यहाँ तक कि खुशीलाल, या आप खुशीलाल श्रीवास्तव की किताब पढ़ेंगे या आप जॉन निकोलसन की किताब पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि सादत खां को यहाँ का नवाब करार कर दिया था क्रांतिकारियों ने। 3 दिन तक वो कोशिश करते हैं कि हम महाराज से मिलें और तीसरे दिन महाराज के पास जाते हैं। 9 लाख का खजाना यहाँ से लूटा जाता है और ये आर्थिक रूप से और टेलीग्राफिक लाइन जो तोड़ी जाती है इंफॉर्मेटिव टाइम से, ये 2 तरह से पूरी हुकूमत को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि ये खबर 1 महीने बाद पहुंचती है कि इंदौर में कुछ हुआ भी था। हिंदुस्तान की पहली ऐसी क्रांति है जिसमें कि फतह मिली है इंदौर वासियों को। मध्य भारत की ये पूरी क्रांति जो है ये बहुत बड़े लेवल पर,
उसी वक्त 3000 लोगों का एक साथ होता है और यहाँ से सादत खां 4 तारीख को उन्हें बख्शी बनाया जाता है पूरे फौज का, और उसके बाद वो यहाँ से निकलते हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ से देवास, शाहजहाँपुर, शुजालपुर, सहारनपुर होते हुए, सहारनपुर उनका पैतृक गांव था, वहाँ से होते हुए जब वो ग्वालियर पहुँचे हैं तो उनकी फौज जो है 8000 हो जाती है। किताबों में लिखा गया है कि सादत खां और भागीरथ सिलावट खुद मिलकर इंटरव्यू लेते थे, जिसे सादत खां फाइनल करते थे कि जो क्रांतिकारी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रांति के नाम पर आ गए, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग क्या मिली है, उन्हें घुड़सवारी आती है, लड़ सकता है, कितनी मेहनत वो कर सकता है। इस तरह से करके 8000 की फौज बन जाती है। वो ग्वालियर पहुंचते हैं, 3 हफ्ते ग्वालियर के महाराज उन्हें इंतजार करवाते हैं, लेकिन सादत खां सोचते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और वो इस बीच में भागीरथ सिलावट के साथ करीम खां और रहमान खां और उनके 2 और साथियों को लेकर दिल्ली पहुंचा देते हैं, रवाना कर देते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं तो भागीरथ सिलावट को शाही मेहमान बनाया जाता है, बाकायदा उसके वहाँ पर उनको जितने दिन रखा जाता है उसका पैसा मिलता है, उनके घोड़ों को घास का पैसा मिलता है, सब चीज़ों का इंतजाम होता है। और वो ये खबर देते हैं कि सादत खां ग्वालियर तक पहुँच चुके हैं और कुछ ही वक्त में यहाँ पहुँच जाएंगे। सादत खां की फौज जब 8000 हो चुकी है, उसके बाद ग्वालियर के जो विद्रोही थे वो भी सादत खां के साथ। अब ये सब रवाना हो जाते हैं 3 हफ्ते का इंतजार करके धौलपुर पर। इस बीच में भागीरथ सिलावट वहां से निकल चुके हैं, लेकिन दिल्ली में तख्ता पलट की काफी संभावना हो चुकी होती है, अंग्रेज वहां बहुत मजबूत हो चुके थे इस बीच में। तो ये 2 महीने इंतजार करते हैं धौलपुर में। धौलपुर जहां पर बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार जो थे फिरोज शाह, वो भी अपनी फौज लेकर धौलपुर पहुंच चुके होते हैं। 20,000 की कुल फौज हो चुकी होती है, बहुत बड़ी ताकत हो चुकी होती है। 2 महीने का वक्त वहां पर लगता है। और ये जब ये दिल्ली की को खबर मिलती है कि वहाँ कब्जा हो चुका है, तो ये पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमें निकलना चाहिए और वहाँ पर अंग्रेजों को कुचल देना चाहिए। लेकिन इसी बीच पटियाला के जो राजा थे, उनकी पूरी सेना अंग्रेजों के साथ वहाँ आती है और धौलपुर से ये जब तक आगरा तक पहुँचते हैं तो कर्नल ग्रिफिथ के नेतृत्व में पूरी फौज पर अटैक होता है और फौज को, क्रांतिकारियों को तितर बितर होना पड़ता है। लेकिन जोश और जज्बा उनका खत्म नहीं होता, तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी क्रांति की ज्वाला जलते रहती है। और जिसका नतीजा यह रहा कि उससे प्रेरणा लेकर 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1874 में 17.5 साल का एक वक्त ऐसा रहा जब सादत खां कहाँ रहे, सब कुछ उन्होंने अपनी मुंह की ज़बानी कहा। लेकिन बॉम्बे गजट एक अखबार निकलता था उस वक्त, उसने पूरा वर्णन किया इस पेड़ का कि जहाँ उनको फांसी दी गई है। उसके पहले सादत खां ने इसी जगह पर खड़े होकर शहर के लोगों को संबोधन करा और शहर में काफ़ी आक्रोश था। लोग कह रहे थे महाराज को बुलाइए, उनके बेटे को बुलाइए, सबको बुलाइए, सामने लेकर आइए, और क्यों नहीं रोकते इस फांसी को। लेकिन यहाँ उनको फांसी दी गई। उससे पहले उन्होंने एक संबोधन दिया और संबोधन के बाद इस जगह पर फांसी दी थी 1 अक्टूबर 1874। तो इस तरह ये इस क्रांति का एक बहुत बड़ा महत्व है जो हमें समझना चाहिए। और अगर हम शहादतों को समझेंगे और पढ़ेंगे तो हमें लगेंगे कि वाकई असली हिंदुस्तान जो था वो वही था, और हमें उसी हिंदुस्तान को फिर से बनाना है, उसी हिंदुस्तान के राह पे ले जाना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था, जो चीज़ वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो और लोग इस भाईचारे की मिसाल दुनिया में दें, उसे हमें कायम रखना है। आज मेरे वालिद यहाँ बैठे हैं, 87 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। वो 4 साल के थे जब वो बताते हैं कि उनके वालिद उन्हें उंगली पकड़ के यहाँ आया करते थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी जब यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से आया करते थे, क्योंकि मेरे दादा भी भोलकर फौज में थे, पहले रिसालदार है, उसके बाद वो मुंशी रहे, तो उनका आना जाना काफ़ी था। लेकिन जब धीरे से आना पड़ता था और यहाँ पर अपने शहीद को नमन किया करते थे, आगे मज़ार है उनका, वहाँ जाते थे, फातिहा पढ़ते थे, जो PSC भवन के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया।